तो बच्चों आगे पढ़ते हैं अपन अध्याय फर्स्ट का खंड फर्स्ट। अब अध्याय फर्स्ट में आप खंड फर्स्ट देख रहे हैं, क्या है? व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। व्यापार और वाणिज्य के इतिहास में देखिए, किसी क्षेत्र का आर्थिक एवं वाणिज्य विकास उसके प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। तो कोई भी क्षेत्र है, अगर उसका विकास होना है तो उसका विकास उसके किस पर डिपेंड करता है? प्राकृतिक परिवेश। भाई उसका प्राकृतिक परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में क्या है? भारत के हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर, और क्या है साथ ही बंगाल की खाड़ी तक है, के लिए भी सत्य है। व्यावसायिक मार्ग, जिन्हें लोकप्रिय रूप से रेशमी राह कहा जाता है। व्यावसायिक मार्ग उस समय प्राचीन काल में जो था उसे क्या कहा जाता है? रेशमी राह। सामान्य रूप में संपूर्ण विश्व और विशेष रूप से एशिया में आसपास के विदेशी राज्यों और साम्राज्यों से व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद करते हैं। अब होता है रेशमी राह, यानी कि यहाँ पर सामान्य रूप से बताया कि संपूर्ण विश्व आ गया, और विश्व विशेष रूप से इसमें क्या आ गया? एशिया आ गया, और एशिया के आसपास के जो विदेशी राज्य थे वो सभी, उनसे जो राजनीतिक संपर्क स्थापित करना है में इस मार्ग से मदद मिलती थी। भारत से मसालों के व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को क्या कहा जाता था? मसाला मार्ग। यहाँ क्या बताया आपको? भारत से मसाले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भारत से जो मसाले थे उन मसालों के उपयोग के लिए पूर्व और पश्चिम में जो भागों को जोड़ने वाला जो समुद्र मार्ग था, उस मार्ग को यहाँ मसाला मार्ग के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में इन्हीं मार्गों के कारण प्रमुख राज्य, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र निखरे। औद्योगिक क्षेत्र क्या हुए? निखरे, उनका विकास हुआ, जिन्होंने बदले में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को क्या किया? सुगम बनाया। और इन्हीं के माध्यम से क्या हुआ? घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापार थे, उन व्यापारों में निरंतर प्रगति होने लगी। आगे देखिए, प्राचीन काल में, अब प्राचीन काल में क्या? व्यापार और वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक महान निर्यात केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पुरातात्विक प्रमाणों ने प्रदर्शित किया कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत और सामुद्रिक अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार और वाणिज्य ही था। क्या होता है? प्रामाणिक जो तत्व मिले, प्रमाण मिले, उन प्रमाणों से क्या प्रदर्शित हुआ? प्रदर्शित ये हुआ कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई तो उसका प्रमुख आधार क्या रहा? भूमिगत मार्ग और सामुद्रिक अंतर्देशीय व विदेशी व्यापार और वाणिज्य ही था। ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में व्यापारिक जो केंद्र थे वो केंद्र भी आए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और
व्यापारिक समुदायों के वर्चस्व वाले भारतीय समाज का निर्माण हुआ। धीरे धीरे व्यापारिक स्थितियां सुधरने लगी और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समुदायों का निर्माण भारत में होने लगा। प्राचीन काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था और सैनिक सुरक्षा में अधिकांश संयुक्त भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापार नियमों को ध्यान में लाकर योजना बनाई गई थी। इससे एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था बनी, मापन में एकरूपता आई और मुद्रा के रूप में सिक्कों के उपयोग ने व्यापारिक गतिविधियों को और बढ़ाया और बाजार को विस्तारित किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी, व्यापारिक नियमों को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी, ठीक है, और साथ ही आर्थिक व्यवस्था को एक सामान्य रूप दिया गया, सभी में एक रूपता आई, मुद्रा का विकास सिक्कों के रूप में हुआ जिससे उनका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में होने लगा और बाजार का विस्तार हुआ। तो ये था व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, देखिए इसमें स्वदेशी अपने देश की बैंकिंग प्रणाली। आर्थिक जीवन में प्रगति के साथ, जब आर्थिक जीवन में क्या हुआ, प्रगति हुई, प्रगति के साथ मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं के उपयोग को धातुओं ने अपनी विभाजकता और स्थायित्व के गुणों के कारण प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे ही मुद्रा ने मापन की इकाई और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य किया, मुद्रा ने मापन की इकाई यानी कि मापना, वही किस चीज का मूल्य कितना है, ठीक है, तो मापन की इकाई के रूप में और विनिमय के माध्यम के रूप में यानी कि लेन देन के माध्यम के रूप में जब कार्य किया, तो ऐसी स्थिति में अपने सामने एक अच्छी बात सामने ये आई कि धातु मुद्रा की शुरुआत हुई। कौन सी मुद्रा की शुरुआत हुई? धातु मुद्रा। और इसके उपयोग से आर्थिक गतिविधियों में क्या हुई? और तेजी आई। जब धातु मुद्रा की शुरुआत हुई तो इससे आर्थिक गतिविधियां जो थी वो बहुत ही तेज हो गई। हुंडी और चित्त जैसे दस्तावेजों का उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव्य के लेन देन के रूप में होने लगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लेन देन, लेना देना मुद्रा का एक माध्यम हो गया हुंडी और चित्त। प्रमुख विनिमय के साधन के रूप में उपमहाद्वीप में हुंडी ने काम किया जो स्थानीय भाषा में बनी। हुंडी क्या थी? स्थानीय भाषाओं में, जिस क्षेत्र के अनुसार वो अपनी अपनी भाषाओं में बनी हुई थी। और अनुबंध के द्वारा यानी कि समझौता। अनुबंध का मतलब क्या हुआ? समझौता। अनुबंध का मतलब समझौता। समझौते के द्वारा बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन। बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन यानी कि कोई शर्त नहीं है, जिसके पास ये है उसको आपको भुगतान करना है। या आदेश अधिपत्र। आदेश अधिपत्र भाई एक प्रकार का आदेश, वही जिसके पास ये हुंडी हो उसे भुगतान कर दिया जाए। दूसरा वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण से परिवर्तनीय। वैध कानूनी रूप से, विनिमय लेन देन
द्वारा हस्तांतरण से परिवर्तनीय, यानी कि आप उसको हस्तांतरित भी कर सकते थे। भाई आप किसी को अगर भुगतान करना चाहे तो उसको हुंडी के रूप में भी दे देते, भाई मैं ये हुंडी है, ये भुगतान के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति के नाम वो हुंडी लिखी थी वो तीसरा व्यक्ति उससे जाकर भुगतान प्राप्त कर लेता। तो इस प्रकार से देखिए आगे, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने मुद्रा उधार एवं साख का मतलब भी उधार होता है एक तरीके से, साख पत्रों उधारी पत्र के माध्यम से घरेलू एवं विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण योगदान किया। बैंकिंग के विकास के साथ लोगों ने बैंकरों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों या सेठों के साथ कीमती धातुओं को जमा करना शुरू किया। बैंक के बारे में आप सभी जानते ही हैं। जैसे तो बैंकिंग के विकास के साथ साथ लोगों ने बैंकरों के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जैसे अपने बैंक काम करते हैं, और सेठों के साथ कीमती धातुओं को जमा करना उन्होंने शुरू कर दिया। और यह पैसा निर्माताओं को अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए एक साधन वहां बन गया। साधन के रूप में पैसा उपयोग में आने लगा। कृषि और पशुपालन प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक थे। उस समय कृषि और पशुपालन ही एक ऐसा घटक था जिससे लोग अपने जीवन का गुजारा करते थे। सारे लोग जो थे वो कृषि और पशुपालन पर ही डिपेंड करते थे। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण वे एक साल में 2 या कभी कभी 3 फसलें भी उगा लेते थे। उस समय वातावरण कैसा था? अनुकूल था। उस अनुकूल वातावरण के साथ साल में 2 या 3 फसलें उगा लेते थे। और इसके अतिरिक्त सूती वस्त्रों की बुनाई का काम भी करते थे। रंगाई, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, कला और हस्तशिल्प, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग, राजगिरी, यातायात के साधन, गाड़ियाँ, नौकाओं और जहाज़ों का निर्माण आदि से उन्हें अतिरिक्त आय हो जाती। वो सभी ये काम करते थे जो आपको यहाँ बता रखे हैं। बुनाई करते थे, रंगाई करते थे, बर्तन बनाते थे और कलाकारी करते थे, हस्तशिल्प करते थे, मूर्ति बनाते थे, कुटीर उद्योग थे, ठीक है, यातायात के साधन बनाते थे। तो इन सभी साधनों से उनको अतिरिक्त आय और हो जाती थी, जिससे वे बचत और आगे निवेश कर पाते थे, जिससे उनके पास बचत बनती और उस बचत को वो आगे विभिन्न कार्यों में निवेश कर पाते थे। प्रसिद्ध वर्कशॉप कारखाना थे जहां कुशल कारीगर काम करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध कारखाने हुआ करते थे जहां विभिन्न प्रकार के कुशल कारीगर कार्य करते थे और कच्चे माल को निर्मित कर माल में परिवर्तित करते थे। कच्चे माल को रूप परिवर्तन करके पक्के माल में परिवर्तित करना, जिसकी बहुत मांग थी। परिवार आधारित प्रशिक्षुता प्रणाली प्रचलन में थी और उसका व्यापार हेतु विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में विधिवत पालन किया जाता था। परिवार आधारित प्रशिक्षुता, परिवार से प्रशिक्षण प्राप्त करना और उस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते जाना, ठीक है, और इसमें विधिवत उसका पालन भी किया जाता था कौशल प्राप्त करने के लिए। कारीगर, शिल्पकार और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कुशल श्रमिक कौशल और ज्ञान को विकसित कर उसे एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में प्रदान करते जाते हैं। जो भी अनुभव उन्होंने इकट्ठा किया है उस अनुभव को आगे अपने पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया
जाता था, आगे से आगे उसको बढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना क्या कहलाया? प्रशिक्षुता प्रणाली कहलाया। इससे व्यापार और वाणिज्य के वित्त पोषण हेतु वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंक बने तथा कृषकों को अल्प दीर्घकालीन ऋण देने के लिए कृषि बैंक भी अस्तित्व में आए। तो यहाँ कृषकों को कृषि करने के लिए जो ऋण की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के कृषि बैंक की स्थापना होने लगी। तो इस तरीके से स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली कार्यरत थी उस समय। कुछ हुंडियों के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रकार की हुंडियां प्रमुख रूप से प्रचलन में थी। हुंडी का नाम जैसे बताया आपको, क्या बताया है? धनी जोक। एक दर्शनी हुंडी थी। दर्शनी जो दर्शन मात्र से जिसका भुगतान किया जाए, यानी कि कार्य क्या था हुंडी का? किसी भी व्यक्ति को दे। किसी भी व्यक्ति को दे का मतलब भुगतान पाने वाले का कोई दायित्व नहीं होगा। भुगतान पाने वाले का कोई दायित्व नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है जिसके पास ये हुंडी होगी उसको भुगतान कर लिया जाएगा। सहयोग, ये भी दर्शनी हुंडी थी। दर्शनी का मतलब दर्शन मात्र से, यानी कि दिखाई देने पर उसका भुगतान करना, बताने पर। विशिष्ट व्यक्ति को दे, कोई सम्माननीय व्यक्ति है उसको ही दे की जाती थी। भुगतान पाने वाले पर दायित्व, और इसमें भुगतान पाने वाले का कुछ दायित्व भी बनता था। फमान जोग, तीसरी बताइए आपको फमान जोग, ये भी दर्शनी थी। हुंडी आदेशित व्यक्ति को दे, आदेशित व्यक्ति को दे, यानी कि उस हुंडी में जिस व्यक्ति का नाम लिखा उसको दे होता था भुगतान। देखनहार, दर्शनी, वाहक या प्रस्तुतकर्ता को दे, जो लेकर आता था, जिसके पास होती थी, जो प्रस्तुत करता था उस हुंडी को, उसको दे हो जाती। फरमान जोग, एक मुद्दती, एक निश्चित, मुद्दत यानी एक निश्चित अवधि। मुद्दत का मतलब क्या हुआ? निश्चित अवधि, मुद्दती। हुंडी निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को दे। भाई मुद्दती यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, तो ऐसे एक मुद्दत यानी कि एक समय निश्चित होता था। उस निश्चित समय के बाद जो आदेशित व्यक्ति है उस आदेशित व्यक्ति को ये हुंडी देय हो जाती थी, यानी कि उसको भुगतान हो जाता था। अगली बात करते हैं जोखिम। जोखिमी, ये भी एक मुद्दती प्रकार की हुंडी थी। प्रेषित माल पर आहरित, प्रेषित यानी कि जो भेजा गया माल है उस पर आहरित। यदि माल मार्ग में खो जाए तो आहर्ता या धारक लागत वहन करता था और आहर्जी का कोई दायित्व नहीं होता था। यानी कि प्रेषित माल पर, यहाँ से जो माल भेजा है आपने और मार्ग में खो गया, तो जिसके पास है वही उसको क्या करेगा? लागत को वहन करेगा, न कि सामने वाला व्यक्ति जिसको ये माल प्राप्त करना था। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार की हुंडियाँ आ जाती है, जिसे आप ध्यान से वापस रीड करिएगा। नेक्स्ट आगे इसमें अपन पढ़ेंगे मध्यस्थों का उदय।